हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हमारा 12th का फिजिक्स चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं 12th के फिजिक्स से रिलेटिव जो हम लोगों ने कूलाम्स लॉ पढ़ा है। उस कूलाम के नियम को हमने जाना है वैक्यूम में। जिन लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है वो आराम से चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने कूलाम का जो नियम पढ़ा है वो अभी पढ़ा है वैक्यूम में, वायु में या निर्वात में। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे कि अगर दोनों बिंदु आवेश निर्वात में ना होके किसी माध्यम में हो तब क्या होगा। चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले तो कूलाम के नियम की सीमाएं देख लेते हैं कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर हेडिंग रहेगी कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं। अब कूलाम का नियम जो हम लगाते थे किन्हीं दो बिंदु आवेशित कणों के बीच, हमने बताया था आपको कि एक Q1 आवेशित कण यहाँ हो, एक Q2 आवेशित कण यहाँ हो और इनके बीच की कुछ दूरी हो, तब इनके बीच जो वैद्युत बल लगता था, आकर्षण या प्रतिकर्षण, वो कितना था? तो F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R²। ये किस में लगता था? तो इतना न्यूटन बल लगता था बेटा निर्वात में। किसके लिए हमने बताया था? निर्वात के लिए। और इसमें जो हमने K का मान बताया, K के स्थान पर आप रख सकते हैं 1/4πε0। ये जो 1/4πε0 है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। यहां पर जो ε0 है, इसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। ये हम कूलाम के नियम में बता चुके हैं, सिर्फ याद दिलाने के लिए यहां लिख दिया। अब कूलाम के नियम की सीमाएं कहती हैं कि कूलाम का नियम केवल बिंदुवत आवेशित कणों के लिए पालन करता है, या इसको हम लगा सकते हैं। पहली सीमा क्या रहेगी? यह केवल बिंदुवत आवेशित कणों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के लिए लागू होता है। क्या? ये केवल बिंदुवत आवेशित कणों के बीच लगने वाले वैद्युत बल में आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। यहां पर फिर हम लिख रहे हैं आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों में से कोई हो सकता है। जो वैद्युत बल है आपका, वो आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई भी हो सकता है, लेकिन कब? बोले बिंदुवत आवेशित कण। अगर बहुत बड़े बड़े ब्लॉक हैं, बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, कोई लंबा चालक तार है, उसके कारण कूलाम का नियम हम नहीं लगा सकते। अगर कोई बड़े बड़े दो चार्ज पार्टिकल, मतलब सपोज करो अगर हम बोल दें कि पृथ्वी एक आवेशित गोला है, चंद्रमा एक आवेशित गोला है, इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए, तो हम कूलाम के नियम से नहीं लगा सकते। या बढ़िया से बेटा, तो आपकी छड़ें हैं, कोई चालक छड़ ले ली, इस पर आवेश यूं इस तरीके से वितरित है। एक दूसरी छड़ हमने ले ली, इस पर भी आवेश अच्छे से वितरित है।
पूरे एक समान रूप से दोनों छड़ें आवेशित हैं। अगर हम बोलें कि इनके मध्य लगने वाला, इनके बीच की दूरी हम r लिख दें और हम बोलें कि कूलाम के नियम से इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, तो यहां पर कूलाम का नियम नहीं लगेगा। तो कूलाम का नियम कब लगेगा? केवल बिंदुवत आवेश हो, केवल बिंदुवत आवेश हो, छोटे छोटे आवेशित कण हो, उनके बीच में लगेगा। क्लियर है? साफ करें इसको, थोड़ा सा साफ कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा हमारा? सेकंड पॉइंट में हम कह सकते हैं यह बड़ी दूरियों व छोटी दूरियों दोनों के लिए सत्य है। बड़ी दूरियों और छोटी दूरियों मतलब जो कूलाम का नियम है वो अगर बिंदुवत आवेश हैं, छोटे छोटे आवेशित कण हैं, बहुत दूरी पर हैं, तब भी लगा सकते हैं। और अगर यही दूरी, छोटी दूरी जो है वो 10 की घात -15 मीटर के आसपास, मतलब नाभिकीय दूरी है, नाभिकीय दूरी है, नाभिकीय दूरी है, तब भी हम लगा सकते हैं। मतलब इस दूरी तक भी लग जाएगा। तो कूलाम का जो ये नियम है, यह बड़ी दूरियों और छोटी दूरियों दोनों के लिए बड़ी दूरियों और छोटी दूरियों दोनों के लिए सत्य है, मतलब लागू होता है। यहां पर सत्य ना लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं लागू होता है, लागू होता है। ठीक है? बहुत ज्यादा जब दूरी छोटी होगी, बहुत ज्यादा नाभिकीय से भी कम होगी, तब कंडीशन बदलेंगी। ठीक? चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि कूलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। यह केवल स्थिर आवेशित कणों के लिए लागू होता है। यह केवल स्थिर आवेशित कणों, मतलब स्थिर बिंदु आवेश जो हैं, स्थिर बिंदु आवेश यहां पर हम लिख सकते हैं बिंदु आवेशों के लिए, स्थिर आवेशित कणों का मतलब है बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। ठीक है? मतलब अगर कोई आवेशित कण, जैसे सपोज करिए यहां पर हमने एक ये आवेशित कण ले लिया Q1, एक ये आवेशित कण ले लिया Q2। अगर ये भाई साहब इधर गति कर रहे हैं या ये इधर गति कर रहे हैं, एक समान चाल से चल रहे हो, असमान चाल से चल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि ये दोनों इधर उधर गतिमान हैं या इधर ही गतिमान हैं, ठीक है, या इधर गतिमान है, एक इधर गतिमान है, अगर दोनों आवेशित कण एक दूसरे के सापेक्ष या इधर उधर गति कर रहे हैं, तब इनके मध्य हम यह नियम नहीं लगा सकते। यह नियम यानी कि कूलाम का नियम केवल तभी लगेगा उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए जब दोनों आवेशित कण स्थिर हों, मतलब ये स्थिर आवेशित कणों के मध्य ही लागू होता है। ठीक है? तो ये कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं हो गईं। इसके बाद में हम बात करेंगे माध्यम के परावैद्युतांक की। अब ये माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, यहां इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, तो वो है कूलाम के नियम की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। जब हम यहां बात कर रहे हैं तो इसको भी निपटा के ही चलते हैं। कूलाम के
नियम, या सीधे सीधे हेडिंग छोड़िए, इसको हेडिंग ऐसे डालें, वैद्युत बल, वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना, गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। अब वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में हमें तुलना करनी है, तो तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं, मान लेते हैं, क्या मानेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन निर्वात, क्योंकि अभी तक हमने निर्वात ही पढ़ा है तो अभी भी हम निर्वात ही लेके चल रहे हैं। निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। अभी हम सिर्फ इतना मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है जो एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात में रखे हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं वैद्युत बल। वैद्युत बल निकालने से पहले यहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से रिलेटिव हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, तो वो हम यहां पर लिख रहे हैं। क्या बेटा, अगर हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अच्छा, हम अपनी कैलकुलेशन के लिए इसको 9.1 ना लिख के हम 9.0 भी लिख सकते हैं। इसको हम लगभग में लिख सकते हैं 9.0 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.65 या 67, 1.65 या 67 और इंटू 10⁻27, ठीक है, किलोग्राम। और अगर हम आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है वो पिछले वीडियो में जाके देख लें, या यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, -19 कूलम। ये ऋण आवेश होता है और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये धन आवेश होता है। अब जरा देखिए, यहां पर एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है। सीधी सी बात है, कौन सा बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, आकर्षण लगेगा, आकर्षण लगेगा। और आपका गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण ही होता है। ठीक है। यहां से एक मान और हमें आवश्यकता पड़ेगी, कैपिटल जी, जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले वैद्युत बल की। तो वैद्युत बल, वैद्युत बल, वैद्युत बल, वैद्युत बल। तो वैद्युत बल Fe बराबर कितना होगा, K(Q1Q2/r²। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो उसको हम Fg से लिख लें। Fg बराबर कितना होगा, तो वो होगा कैपिटल G m1 m2/r²। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में भाग दे दें समीकरण 2 का। जब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो बेटा ये Fe/Fg इक्वल हो जाएगा क्या, K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर टोटल के बटे कैपिटल G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ क्या? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा ना, यहां आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो बचा है मान रख दीजिए आप, जब हम मान रखेंगे k का मान सही है इंटू Q1 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन कैपिटल G का मान 6.67 इंटू 10 टू पावर, यहां से आप 6.67 इंटू 10 टू पावर कितना है माइनस 11 इंटू Q1 कितना, M1 कितना है, M1 कितना है, M1 आपका 9.0 लिख सकते हैं, लिख दीजिए इंटू 10 टू पावर माइनस 31 और आपका फिर कितना है, तो फिर आपका है कितना 1.67 या 67 इंटू 10 टू पावर 27। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहां से हम जरा देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां से पॉइंट हटाया बेटा, यहां से पॉइंट हट जाएगा, यहां से भी पॉइंट हट जाएगा। अरे नीचे 2 अंकों बाद दशमलव था, अगर नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जाके 2 जीरो बढ़ेंगे। अब 2 जीरो बढ़ेंगे तो उससे अच्छा है कि 2 अंक हमने दशमलव हटा दिए। अब यहां से ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। जब 9 से 9 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, जो बचा है उसको हमें लिखना है। ऊपर देखना, पावर पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। 27 ये है माइनस की है, 31 ये है माइनस की है, 27 और 31 मिलके 58 हो गई। कितनी हो गई 58। 58 में माइनस की 11 और मिल गई, 58 में माइनस की 11 और मिल गई, क्योंकि गुणा में है, गुणा में पावर ऐड होती हैं। तो यहां से 58 में 11 और ऐड हुई तो 58 और 11 मिलके हो गई आपकी 69 हुई। अच्छा 69 जैसे ही हुई ऊपर जाएंगी तो बेटा प्लस की हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर जाएंगी तो जो पावर हैं उनके साइन चेंज होंगे, यानी कि प्लस की हो जाएंगी। प्लस की हो गई, 9 और मिल गई आपको प्लस की। अब वहां थी 69 और 69 में आपकी 9 और बढ़ गई, तो 69 और 9 हो जाता है आपका 78। कितना हो जाता है 78। और 78 और ये माइनस की हो गई 38। जरा देखिए 16 इंटू 10 टू पावर माइनस का है 38 इंटू ऊपर पावर गई तो ये 78 हो गई प्लस की, अपॉन में है 6.67 और आपका है 167। ठीक है, इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे। एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल 6, तो ये 16 का गुणा करेंगे हमारे हिसाब से 256 होता है। 16 का गुणा करेंगे तो आपका कितना होगा 256। पावर देखना बेटा, यहाँ पर 78 है, यहाँ पर 38 है, हमारे हिसाब से 40 पावर आपकी बचेंगी बेटा, प्लस की बचेंगी 40 प्लस की, अपॉन में, तो अपॉन में आपका कितना है, यहाँ से आप क्या करिए 6.67 इंटू 167। अच्छा यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे ऊपर, तो अब आपका एफ यहाँ से 256 और 2 जीरो इंटू 10 टू पावर 40 अपॉन 667 इंटू 167 इतना हुआ। अगर इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना, आप इसको सॉल्व करना, हम यहाँ कुछ लिख के चलते हैं अप्रॉक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में 0.22 समथिंग, 0.22 समथिंग इस तरीके से आएगा और 10 टू पावर 40। ठीक है, 10 टू पावर 40 40। अगर हम यहां पर इस वैल्यू को ना भी देखें, क्योंकि हमने सॉल्व नहीं किया है, आप इसको सॉल्व करना, अप्रॉक्स इतना आएगा, 2 पॉइंट हो सकता है 0.23 हो सकता है 0.23 हो, आप सॉल्व करके देखना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर 0 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आएगी, यहां पर आपका है 10 की पावर 40। यहां पर अगर हम देखेंगे तो हम इस तरीके से बेटा लिख देंगे, यहां से देखिए एक पॉइंट को उधर लेके जाएंगे, हमने यहां 2.3 लिख दिया,
2.3 लिख दिया। अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहे हैं, नहीं तो हम 2.2 भी लिख सकते हैं। अगर 2.2 आएगा, जो भी आए ये आपका श्योर नहीं है, अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन समथिंग में इतना ही आता है। इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो हम इस वैल्यू को अगर छोड़ दें तो हमें यहां पर पता चलता है कि जो वैद्युत बल है वो 10 की पावर 39 गुना होता है किसका, गुरुत्वाकर्षण बल का। कितना होता है, 10 की पावर 39 गुना होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। मतलब बेटा वैद्युत बल बहुत बहुत बड़ा है गुरुत्वाकर्षण बल से, बहुत बहुत बड़ा है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो ये वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना हुई। हाँ, यहां आप इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर बताना कि इसका आंसर कितना होगा। हमने तो अप्रॉक्स लिख दिया है, समथिंग में लिख दिया है कि लगभग इतना होगा, लेकिन हमें सिर्फ मतलब था पावर से, इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया। आप इसको सॉल्व करके आंसर जरूर बताना कमेंट में कि कितना आएगा, ठीक है। तो ये बेटा वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना हो गई। अब जब वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में हमने तुलना कर ली है, अब हम बेटा कूलाम के नियम को थोड़ा सदिश रूप में भी देख लें। कूलाम के नियम को, यानी कि जो वैद्युत बल है उसको सदिश रूप में देखना है। क्या करना है, वैद्युत बल को सदिश रूप में देख लेना है, और फिर माध्यम पर निर्भरता भी देखेंगे। आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। कूलाम के नियम से रिलेटिव जितनी भी समस्याएं होंगी सबका रामबाण इलाज है, सबका रामबाण इलाज है। आज मैं आपको सभी वो छोटी छोटी और बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वैद्युत बल सदिश रूप में। वैद्युत बल सदिश रूप में, वैद्युत बल सदिश रूप में, वैद्युत बल सदिश रूप में। अब वैद्युत बल को सदिश रूप में देखेंगे, वैद्युत बल को सदिश रूप में देखेंगे तो हमने माना दो आवेशित कण Q1 व Q2 एक दूसरे से पृथक रखे हुए हैं, एक दूसरे से पृथक रखे हैं, मतलब एक दूसरे से अलग अलग रखे हैं। चलिए ओ भाई ये आपका यहां से हमने मान लिया Q1 है, यहां से मान लिया Q2 है। अगर बेटा ये आवेशित कण है यहां से यहां तक, ये दूरी है, अगर हम इसके सदिश की बात करें, इसका स्थित सदिश, तो इसके स्थित सदिश की बात करेंगे, फिर इसके स्थित सदिश की भी बात करेंगे। अगर इसके हम स्थित सदिश की बात करें यहां से, तो अगर ये R1 मान लिया जाए इसका स्थित सदिश, तो ये आपका इसका स्थित सदिश होगा R2। क्या होगा, R2। अच्छा, यहां से अगर हम यहां पर विस्थापन देखेंगे, इसके बीच की दूरी कितनी होगी, तो दूरी इन स्थित सदिशों से ही तो निकलेगी। अच्छा, ये इस पर बल लगाएगा इधर की ओर, कितना, F12, ये इस पर बल लगाएगा इधर, कितना, F21 सदिश रूप में। सही है। यहां पर अगर हम इनके बीच का विस्थापन देखेंगे तो वो क्या होना चाहिए, R1 माइनस R2, यही होना चाहिए, R1 माइनस R2। इसके और इसके बीच का विस्थापन मतलब यहां से देखना है, इसके और इसके बीच का विस्थापन तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक है। चलिए यहां से हम क्या करते हैं, दोनों के लिए नहीं, हमें सिर्फ एक के लिए निकाल देना है।
कूलाम का नियम F12 हम देख लेते हैं। F12 क्या होना चाहिए? K, ठीक है। Q1 Q2 सही है, अपॉन अभी तक हमने क्या पढ़ा था? तो अभी हमने पढ़ा था जो इनके बीच की दूरी थी उसका स्क्वायर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इनके बीच की जो दूरी थी उसका स्क्वायर पढ़ा था। यानी कि जो यहां पर इनके बीच का एकांक सदिश, अब यहां पर जो इनके बीच की दूरी थी उसका स्क्वायर पड़ा था, लेकिन अब सदिश रूप में हमें लिखना है तो यहां पर एकांक सदिश भी लेके आना है, एकांक सदिश भी लेके आना है। और एकांक सदिश लेके आएंगे तो एकांक सदिश बराबर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वेक्टर ए, सपोज करिए आर, तो यहां पर वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, यही तो होगा। अब एकांक सदिश यहां पर लेके आएंगे तो ये होगा, को लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बोले F12 देख लेना बेटा, देख लेना। ये एकांक सदिश हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में इस तरीके से, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, यही पढ़ा है एकांक सदिश में। अब एकांक सदिश में ये पढ़ा है तो आर का हमें एकांक सदिश, अगर हमें दिशा दिखानी है तो दिशा दिखाने के लिए हमें एकांक सदिश लगाना पड़ेगा। अब एकांक सदिश लगाना पड़ेगा तो एकांक सदिश का मान तो ये होता है। अब ये होता है तो यहां पर हम पुट कर देंगे तो Q1 Q2 अपॉन मॉड आर का स्क्वायर इंटू यहां पर क्या है? बोले वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। ये क्या हो जाएगा? बोले ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब और वेक्टर आर। ये हो गया आपका सदिश रूप में कूलाम का नियम, यानी कि वैद्युत बल सदिश रूप में हो गया। अच्छा, यहां हमने निकाला Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, उसको निकाल तो आएगा तो इतना ही, घबराते क्यों हो? यहां आ जाएगा, यहां अभी 1 है 1 2, अब Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल ये है। अभी आप निकालेंगे क्या? Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बोर्ड एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट ही आपसे पूछ लिया जाता है कि कूलाम के नियम को या वैद्युत बल को सदिश रूप में लिखिए, तो आपको क्या करना है? वैद्युत बल को सीधा सीधा सदिश रूप में आप लिख सकते हैं इस तरीके से। चलिए इसको साफ करें, चलिए इसको हमने साफ कर दिया। अब बोले कि अभी तो कहानी शुरू हुई है भाई, अब कहानी शुरू हुई है, परेशान क्यों हो रहे? चलिए अच्छी सी बढ़िया सी कहानी क्या है? यहां पर हम बात करते हैं माध्यम के परावैद्युतांक की। किसकी बात करेंगे? माध्यम के परावैद्युतांक की। तो हम यहां पर हेडिंग लेके आते हैं, किसी माध्यम में वैद्युत बल। अगर कोई माध्यम हो उसमें वैद्युत बल क्या होगा, किस तरीके से रहेगा, माध्यम पर निर्भर करता है या नहीं। यहां इस हेडिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैद्युत बल की माध्यम पर निर्भरता, वैद्युत बल की माध्यम पर निर्भरता, ये भी हम बोल सकते हैं। अच्छा, हम लोग पढ़ चुके हैं वायु या निर्वात, वायु या निर्वात में वैद्युत बल। तो वायु या निर्वात में वैद्युत बल क्या? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है? बोले हाँ पढ़ा है। अच्छा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नहीं डालते हैं, इस के की जगह पे हमने क्या रखा? बोले हम रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया। अब किसी माध्यम की बात करें, किसी माध्यम में, अब किसी माध्यम में तो F m
एफ एम किसी मीडियम में, तो एफ एम बराबर हम मान के चलते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम क्यों लग गया, एप्सिलॉन एम क्यों लगा बेटा, ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। अभी हम किसी माध्यम की बात कर रहे हैं बेटा, तो किसी माध्यम में जो वैद्युतशीलता होगी वो भी अलग होगी, तो इसलिए किसी माध्यम की वैद्युतशीलता को हमने एप्सिलॉन एम से लिख लिया। आवेश वही है, आवेश से निश्चिंत रहें, उतनी ही दूरी पर रखे हैं, उतनी ही दूरी पर रखे हैं। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दिया, यहां पर लिख दीजिए, उसी दूरी पर समान परिमाण, समान परिमाण, जिससे कि आप लोग जरा से भी ना भटकें। समान परिमाण के आवेश हैं और उसी दूरी पर रखे हैं, बस सिर्फ माध्यम चेंज हुआ। अब माध्यम चेंज हुआ तो बल भी कहीं ना कहीं देखो इस तरीके से देख लेते हैं चेंज होगा क्या। चलिए अब क्या करें, अब क्या करें, बोले समीकरण, समीकरण एक में भाग दे देते हैं बेटा समीकरण 2 का, तो एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल, एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। टोटल के बटे टोटल के अपॉन में देखेंगे बेटा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जरा देखिए भाई, आवेश वही थे, आवेश वही थे जो पहले आवेशित कण थे, बिंदुवत आवेश थे वही थे, बस हमने क्या किया, पहले बाकायदा खाली जगह या हवा में रखे हुए थे या लटके हुए थे स्वतंत्रता पूर्वक। अब क्या है, अब हमने उनको उठा के किसी माध्यम जैसे केरोसिन या जल में उतनी दूरी पर रख दिया, बस ये किया है। तो जब रख दिया तो क्या, बोले आवेश तो बराबर थे तो कट जाएंगे, कट जाएंगे, दूरी वही थी ये भी कट जाएगी। अच्छा 4 पाई के हमारे सगे हैं, ये भी जाने दो भाई, जब ये सारा कुछ कट रहा है तो ये भी तो जाएगा, ये जाएगा तो बचेगा क्या, ये बचेगा क्या, एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल, यहां से क्या होगा, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, ये देखो एप्सिलॉन ऊपर जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा। इसी तरीके सॉल्व करेंगे ना, इसी तरीके सॉल्व करेंगे। अच्छा अब यहां से जो हमारा ये संबंध निकल के आया है, एक बढ़िया सा संबंध है, बढ़िया सा संबंध है। यहां अगर इसकी हम यूनिट देखेंगे बेटा, यूनिट देखेंगे, यानी कि इसकी भी यूनिट न्यूटन होगी और इसकी भी यूनिट न्यूटन होगी, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल। अगर हम बोलें एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट इक्वल, हम बोल दें एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोल सकते हैं आपेक्षिक, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता तो हमने बोल दिया। ये कहानी क्यों की थी, ये कहानी इसलिए की कि भाई इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसी आपेक्षिक वैद्युतशीलता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, क्या, इसी आपेक्षिक वैद्युतशीलता को के माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता होती है ये माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होती है। तो यहां से बेटा हम कह सकते हैं कि जो ये माध्यम का परावैद्युतांक है, ये बात ध्यान रखना, ये वो नियतांक नहीं है जो हम नियतांक ये लेते थे, ये वाला ये नहीं है, ये वाला ये नहीं है, ये माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। अच्छा जिसका
मान वायु या निर्वात के लिए 1 होता है। इसका मान वायु या निर्वात के लिए कितना होता है? 1 होता है। ये बात ध्यान रखना, इसका मान वायु या निर्वात के लिए 1 होता है। अब इसके मान के भी बहुत चर्चे रहते हैं। क्या? वो इधर देख लीजिए बेटा, वायु, एक बार फिर लिख रहे हैं, या निर्वात का मतलब खाली स्थान। दिख रहा है? चेक कर लेना बेटा। वायु या निर्वात का मतलब है बेटा खाली स्थान। वायु या खाली स्थान या वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है? तो बेटा के का मान अभी हमने जाना कि वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, लेकिन सभी धातुओं के लिए, अच्छा सभी धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। सभी धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। अब बोले और भी तो हो सकता है, जैसे कैरोसिन, मिट्टी का तेल, जल, इनके लिए, हाँ इनके लिए भी हो सकता है। कागज का भी होगा, हाँ होगा। तब बोले उनके मान अलग अलग होते हैं, लेकिन एक मान और है निश्चित। तो बेटा क्या है? जल के लिए के बराबर 81 होता है। कितना होता है? 81 होता है। चलो छोड़ो, यहां से हाँ, यहां से हम ये भी बोल सकते हैं, सभी धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। अब सभी धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। अब हम यहां से क्या देखेंगे? अब हम यहां से देख सकते हैं क्या कि के का मान आखिर और कितना होता है। वायु या निर्वात के लिए ठीक है, किसी अन्य माध्यम के लिए के का मान कितना होगा? तो किसी अन्य माध्यम के लिए बेटा, किसी अन्य माध्यम के लिए, अब किसी अन्य माध्यम के लिए तो बेटा हमेशा याद रखना के का मान 1 नहीं होगा। यस, वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 है, किसी अन्य माध्यम के लिए के का मान 1 नहीं होगा। फिर कितना होगा? बोले के का मान ग्रेटर देन होगा 1। के का मान ग्रेटर देन होगा 1। ठीक है, अच्छा ग्रेटर देन होगा 1, और फिर उसके बाद में ग्रेटर देन तो 1 होगा, फिर उसके बाद में क्या नहीं हो सकता है? मतलब के का मान छोटा नहीं हो सकता है 1 से, छोटा नहीं हो सकता है 1 से। मतलब के का मान किसी भी माध्यम के लिए, वायु या निर्वात के लिए तो 1 होता है, अब के का मान होगा तो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और के का मान 1 से छोटा नहीं हो सकता है। किसी माध्यम के लिए, मतलब वायु या निर्वात को छोड़कर अन्य किसी माध्यम के लिए के का मान 1 से छोटा नहीं हो सकता है। के का मान छोटा नहीं हो सकता है। तो आज की वीडियो में ये प्यारी सी बढ़िया सी जानकारी थी, जो कूलाम के नियम, माध्यम के परावैद्युतांक, इन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से निकल के आई, जो हमने आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिखाया या सिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर किया करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।